जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप बहमनी साम्राज्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे और देखेंगे, जिसमें मैं बहमनी साम्राज्य के अन्य विशेषताओं की चर्चाएं करूंगी। बहमनी साम्राज्य के दलगत संघर्ष दक्षिण की राजनीति में पूर्ववर्ती बहमनी राजाओं के शासनकाल के दौरान एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी कि दक्षिण और विदेशी सामंतों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। दोनों दलों में पनप रही पारस्परिक ईर्ष्या भयंकर आग के रूप में भभक उठी। अलाउद्दीन द्वितीय के शासनकाल 1436 से 1457 में राजनीतिक संघर्ष भयंकर रूप से फैल गया था। उसके बाद भी दक्षिणी सुल्तानों के इतिहास में यह खतरे का कारण बना रहा। दरअसल मुख्य रूप से इस मूर्खतापूर्ण सत्ता के कारण बहमनी राज्य का गठन हुआ। इस शत्रुता की शुरुआत को समझने के लिए मुसलमानी अभिजात वर्ग के संगठन का विशेष अधिवेशन करने की आवश्यकता है, जिसने दक्षिण में राज्य के लगभग 15वीं शताब्दी के मध्य तक यह वर्ग प्रतिस्पर्धी समूह में बढ़ गया, जिन्हें दक्षिण और विदेशी अथवा नव आगंतुक कहा जाने लगा। दक्षिणी आदिवासी अधिकांशतः मुसलमान थे। यह सही है कि वह दक्षिण के बाहर से ही आए थे, परंतु दक्षिण में बहुत दिन तक रहने के वजह से उनकी रीति रिवाज, जीवन पद्धति तथा जीवन के संबंध में दृष्टिकोण बदल गए थे। उनका रूप रंग भी बदल गया था। यह देश के मूल निवासी बन गए थे और उनका इस देश से बाहर कोई हित नहीं था। रंगों के मूल निवासियों का खून था, क्योंकि उनका अनेक मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लिया था। बहमनी राज्य में प्रारंभ से ही विदेशी लोगों का देश की राजनीति में काफी प्रभाव था। बहमन शाह ने स्वयं कई अफगान तथा मुगल अमीरों को अपने साथ मिला लिया था। इस नीति को उनके अधिकारियों ने जारी रखा और उन्होंने विदेशियों को निरंतर आकर्षित करने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। मुजाहिद शाह ने विशेष रूप से फारस के लोगों तथा तुर्कों को बहुत तरजीह और बहिष्कार की इस नीति में दक्षिणी लोगों में शिकायत की भावना पैदा हुई। प्रारंभ में विदेशियों की संख्या थोड़ी थी और दक्षिणी लोगों ने उनकी प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं दिया, परंतु समय बीतने पर विदेशी शक्तिशाली हो गए और उन्होंने एक पृथक दल बना लिया। इससे अपना बना लेने की प्रक्रिया में बाधा पहुंची। जब उनकी संख्या कम थी, उन्होंने मूल निवासी दक्षिणी लोगों के साथ परस्पर विवाह की और साथ में बहुत सारे समुदाय भी सम्मिलित हुए, परंतु विदेशी दल के बढ़ने के साथ साथ विदेशी अपनी पृथक सत्ता के प्रति भी सजग रहे। परिणाम यह हुआ कि दक्षिणी और विदेशी नाम के दो दल अस्तित्व में आ गए। सामान्यतः विदेशी लोगों अधिक साहसी थे। उन्हें नौकरियों में दक्षिणी लोगों की अपेक्षा ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था। कई विदेशी राज्य में सर्वोच्च पदों पर पहुंच गए और दक्षिण ने उन्हें युद्ध क्षेत्र तथा सभासद दोनों जगहों पर अपने से बहुत आगे पाया। इससे आरोप प्रत्यारोप और झगड़े उत्पन्न हो गया। दोनों दलों के बीच संबंध बहुत कठोर हो गए और समझौते की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही। प्रत्येक दल दूसरे को नष्ट कर देना चाहते थे। 1481 में दक्षिण दल ने मोहम्मद शाह की विदेशी वजीर महमूद गवान की हत्या कर दी। छोटे आरोप और गवान की भयानक मृत्यु मध्ययुगीन भारत के इतिहास की एक दुखद घटना थी। गवान में प्रतिद्वंदी दलों के बीच पदों के बराबर विभाजन द्वारा दक्षिणी तथा विदेशियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया गया था। उसने सूबों के गवर्नरों के अधिकार कम कर दिए थे। हसन निजाम उल मालिन, जिसको हसन निजाम उल मालिक, बहुत सारे बुक्स में मालिन भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑथेंटिक बुक में मालिक लिखा हुआ है, इसलिए मैंने मालिक नाम का प्रयोग किया।
गवान की शक्ति से आशा करता था और उसने उसके जीवन को समाप्त करने के लिए अपने आदमियों को भड़काया। अनेकों ने गवान को गिराने के लिए एक षड्यंत्र रचा। एक जाली चिट्ठी इस पर मोहर लगाया गया जिसपे बहमनी राज्य पर आक्रमण करने के लिए उड़ीसा के राजा को आमंत्रित किया गया। अचानक मिले इस पर मोहम्मद गवान की मोहम्मद शाह के आदेश से मारा गया। महमूद गवान का कत्ल बहमनी राज्य के विघटन का प्रत्यक्ष कारण बन गया। विदेशी अमीरों ने राजधानी में ठहराने से इनकार कर दिया और बादशाह के औपचारिक अनुमति प्राप्त किए बिना वे अपने सूबों को लौट गए। दक्षिणी दल के सम्मानित सदस्यों ने भी षड्यंत्रकारियों की कार्रवाइयां की। यूसुफ आदिल खां के साथ मिल गए। विदेशी औरतों के साथ छोड़ जाने पर बादशाह अपने आप को सभी अधिकारियों के हवाले करने पर मजबूर हो गए। हसन निजाम और मालिक की मालिकाना या मालकिनिया नियुक्त किया गया और राज्य के सभी मामले उसके हाथों में सौंप दिए गए। मोहम्मद शाह महमूद गवान की मौत के थोड़े दिनों बाद मर गए। क्योंकि उनका बेटा और उत्तराधिकारी नाबालिग था, इस वजह से सत्ता हसन निजाम और मालिक के हाथ में ही रहे। दक्षिण के यूसुफ आदिल खां को मारने और उनके अनुयायियों को निकाल देने का षड्यंत्र रचाया गया और विदेशियों को इस षड्यंत्र का पता चल गया और बीदर में 20 दिन तक लड़ाई होती रही। अंत में यूसुफ आदिल खां बीजापुर चले जाने पर राजी हो गए और हसन निजाम उल मालिक बामनी राजधानी में सत्ता पर बना रहा। हसन निजाम उल मालिक ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा क्योंकि उसे बीदर के अश्विनी आई गवर्नर के द्वारा मार दिया गया। इससे विदेशी सत्ता में आ गए बादशाह की हत्या करने और शाही वंश के किसी और शहजादे को गद्दी पर बिठाने के लिए एक बार फिर षड्यंत्र किया गया। उन्होंने अक्टूबर 1447 में अचानक शाही महल पर धावा बोल दिया, परंतु महाबहादुर पार या शाह का संरक्षण को उन्हें मार भगाया। बादशाह ने अपने विदेशी सैनिकों का इकट्ठा किया और षड्यंत्रकारियों को जान से मार देने का आदेश दिया। कत्लेआम 3 दिन तक चलता रहा और विदेशियों ने अपने साथ हुई यात्रियों का ध्यान रखने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई। उसके बाद मोहम्मद शाह ने हुकूमत के मामलों में कोई रुचि नहीं ली। बहमनी राज्य का गौरव समाप्त हो गया था। सूबा में गवर्नर पूर्णतः स्वतंत्र हो गए थे और वे केंद्रीय सत्ता की कोई परवाह नहीं करते थे। बहमनी साम्राज्य के पतन का ये बहुत बड़ा इतिहास था, जिसके वजह से इतना बड़ा साम्राज्य बहुत जल्दी पतन के रास्ते में आ गया। मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी निर्बल थे। वे इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सके। मोहम्मद शाह के बाद क्रमशः महमूद शाह एवं कलीमुल्ला शासक बने। अब प्रांतीय अधिकारी स्वतंत्र होने का उपाय करने लगे। कलीमुल्ला प्रांतीय अधिकारियों को अपने अधीन नहीं रख सका। राज्य पर वस्तुतः बीदर व कोतवाल का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1526 ईस्वी सुल्तान की मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य भी समाप्त हो गया। दक्षिण में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। वे राज्य थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर।